नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा 2025 में अभी जो होने वाला है बीपीएससी टीआरई 4, यानी कि आप समझ रहे हैं सभी लोग बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे होंगे और उम्मीद है कि सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये हमारी आज क्लास नंबर 8 है और ईवीएस की हम लोग क्लास कर रहे हैं। ईवीएस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑफिशियल विद्यालय एजुकेशन चैनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर टीआरई के लिए हैं और जितने भी साथी हैं क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। मैं सचिन कुशवाहा आप सभी के लिए ये क्लास करवा रहा हूं और कोई भी कहीं पे भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा की बात करेंगे तो ये कहाँ से होती है? सभी को पता है कारखानों से होती है, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से। तो सभी जान रहे हैं इसमें कारखानों से अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कारखानों से। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होती है? यानी कि जो अम्ल वर्षा होती है इसके लिए कौन कौन सी गैसें मुख्य रूप से इसके लिए उत्तरदायी है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी इसके लिए उत्तरदायी होती है और सल्फर डाइऑक्साइड याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, SO2। अगला प्रश्न है, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? ये बताना है। चीन, जापान, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा की बात करेंगे, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा यह नॉर्वे में होती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नॉर्वे। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? भूमिगत जल है, भूमिगत जल को प्रदूषित या भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन कौन से हैं ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक जो होता है यह भूमिगत जल को प्रदूषित करता है, याद रखेंगे। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। जो औद्योगिक मलबा होता है उससे सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण कब होता है? चमड़ा उद्योग से। जो आपका चमड़ा उद्योग होता है इससे सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। जलीय वातावरण में, मृदा में, वायु में या उपयुक्त सभी में। तो ये आप सभी जानते हैं कि जो BOD है यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता, यह जलीय वातावरण में यानी कि जल की शुद्धता को मापने का एक, जल के जो प्रदूषण है यानी कि जल कितना प्रदूषित है उसके लिए यह सूचकांक होता है BOD और ये जलीय वातावरण में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल, मान लीजिए कोई किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता किसका संकेत देती है कि उसका जल खनिज प्राप्त कर रहा है, गैस प्राप्त कर रहा है, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है या एट्रोफिक है। तो याद रखेगा यह अधिक संकेत देता है कि सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। नदी का जल प्रदूषण किससे मापा जाता है? नदी के जो जल होता है, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। तो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से जल प्रदूषण मापा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। साथियों, अगर थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम आ रही हो तो उसके लिए एडजस्ट कीजिएगा। एक्चुअली कल से मुंह में थोड़ा सा छाले हो गए हैं तो इस वजह से मैं वीडियो कल हम लेके आए थे लेकिन ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं और मैंने बोला था आपसे कि मैं 2-3 वीडियो करूंगा लेकिन थोड़ा सा मुंह में छाले हो गए, इसके वजह से मैं कम बोल पा रहा हूं और उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे और एडजस्ट कीजिएगा। जैसे ही सही होता है तो मैं फिर डबल क्लासेस लेके आऊँगा। तो उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे और समझेंगे। गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, हरिद्वार एवं कानपुर में नहीं। सबसे अधिक जो BOD सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वह कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य पाया जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण कहाँ पर सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा यह आपका पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है। यहाँ पर सबसे अधिक आर्सेनिक के द्वारा प्रदूषण होता है। आर्सेनिक का सूत्र क्या होता है? आर्सेनिक का प्रतीक होता है AS। याद रखिएगा आर्सेनिक का सूत्र मतलब प्रतीक होता है AS। अगला प्रश्न है, अपने प्रदूषकों के कारण
निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? जैविक मरुस्थल कौन सी नदी कहलाती है प्रदूषकों के कारण? यह है दामोदर नदी। दामोदर नदी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पेरियार नदी कहाँ पे है? केरल में है, सभी जानते हैं। यमुना भी आपकी कहाँ है? यमुना यूपी में भी है, एमपी में भी है, तो यमुना नदी भी आप जानते हैं। दामोदर नदी को किस नदी मतलब कहाँ का शोक कहा जाता है, बताइएगा। अगला प्रश्न है, नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है। नौकनी जो संलक्षण है ये किससे उत्पन्न होता है? ये फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा, जो फ्लोराइड होते हैं उनके प्रदूषण के द्वारा नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, जेनेवा, पेरिस, रोम। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण कौन सा है? याद रखिएगा, जेट उद्यान, जो आपकी जेट उड़ान होती हैं उनमें बहुत अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है और ये ध्वनि प्रदूषण के कारण है। आप देखे होंगे, अगर आपने हमेशा देखा होगा, ऐसा तो नहीं है, सभी ने देखा होगा, जो आपके जेट होते हैं, जेट आपने देखा होगा फाइटर जेट, ये जब उड़ते हैं तो बहुत गड़गड़ाहट की आवाज से उड़ते हैं। यहाँ पे ना ध्वनि प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में होती है, इनकी जो आवाज है कई किलोमीटर तक सुनाई देती है, ये काफी ज्यादा। अब देखिए, आप सभी जानते हैं भारी ट्रक यातायात है, तो ये ट्रकों का जो शोर है कितना ज्यादा 500 मीटर, इससे ज्यादा थोड़े ना, 501 किलोमीटर के अंतर्गत ही इनका रहता है, लेकिन ये कई किलोमीटर तक जेट उड़ानों का जो शोर होता है रहता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, या किस इकाई का प्रयोग करते हैं जब हम ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं? ठीक है, नैनोमीटर्स नहीं, डेसिबल, हर्ट्ज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये डेसिबल, जो आपका डेसिबल, इसको डीबी से डिनोट करते हैं, डेसिबल को डीबी से। और डेसिबल जो होता है यह ध्वनि प्रदूषण को मापने का यूनिट होता है, इकाई होती है। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण? ग्रीन मफलर की बात करेंगे तो यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, याद रखिएगा। जो आपका साउंड पॉल्यूशन होता है इसी को ग्रीन मफलर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। मान लीजिए आपका कोई खेत है और यहाँ पर सबसे अधिक अगर आप क्या उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, जितना ज्यादा उर्वरक डालेंगे फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरता कम होती जाएगी। पहले तो बहुत अधिक उर्वर होगा, इसके बाद धीरे धीरे उसके जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट होते जाएंगे। तो यहाँ पे मृदा प्रदूषण होगा। इसके बाद जल प्रदूषण, धीरे धीरे जो वहाँ पे जल है ना, जो उस मिट्टी का जल है, वहाँ पे जो खेत होता है उसका जो जल है, वहाँ पे जब आप जल डालेंगे तो वो उर्वरक की वजह से उसमें क्या है कि उसमें सोडियम की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो जल प्रदूषण भी हो जाएगा और वायु प्रदूषण, फिर वहाँ पे वायु प्रदूषण भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उर्वरक की वजह से जो मिट्टी है, मिट्टी खोखली हो जाती है, तो वो हवा के द्वारा बहुत उड़ती है, मतलब उड़ने लगती है। थोड़ा सा भी हवा चलेगी तो वो ज्वाइंट्स जो है ना उनके बहुत दूर दूर रहते हैं, इस वजह से यहाँ पे सारे प्रदूषण शुरू हो जाते हैं। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से उपयुक्त सभी प्रकार के प्रदूषण होते हैं। अगला प्रश्न है, खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? फसल चक्र, इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, एकदम सही है। मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, ये भी सही है। मृदा कटाव कम होता है, ये भी सही है। उपयुक्त तो सभी। फसल चक्र का मतलब है कि एक साथ, मतलब जो है हम लोग लगातार बदल बदल करके खेती करें, इससे क्या होता है, फसल चक्र इसी को बोलते हैं, और इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं। पॉलीथीन की बात करेंगे तो पॉलीथीन किससे बनी होती हैं? ना टूटने वाले अणुओं से नहीं, अकार्बनिक यौगिकों से ये भी नहीं, प्रोटीन से नहीं, ये पॉलीमर से बनी होती है जो कि नष्ट नहीं होता है। ठीक है, इसे हम निपटान कर सकते हैं, यानी कि गड्ढे में दबा सकते हैं, लेकिन इनको नष्ट नहीं किया जा सकता। जलाने पे ये ध्वनि प्रदूषण का भी जलाएंगे तो आपको वायु प्रदूषण का कार्य करेगी, लेकिन फिर भी ये नष्ट नहीं होता है। तो ये पॉलीमर से बना होता है पॉलीथीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? साथियों, एक्चुअली बोलने में बड़ा प्रॉब्लम है, मैं मतलब किस तरह एडजस्ट करके बोल रहे हैं कि ताकि आप लोगों को आवाज़ स्पष्ट आए, कोशिश यही है। और
मेरे जीभ में काफ़ी सारे छाले हो गए हैं, अचानक से हो गया है तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रही है और उम्मीद है कि आप लोग एडजस्ट करेंगे। निम्नलिखित में से किसके क्षय होने से सबसे अधिक समय लगता है? सिगरेट का टुकड़ा, चमड़े का जूता, फोटो फिल्म या प्लास्टिक का थैला? तो अभी बताया आपको प्लास्टिक का जो थैला होता है इसमें बहुत अधिक समय लगता है इसका क्षय होने में, खत्म होने में। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपने हमेशा देखा होगा कि अगर आप आज कोई पॉलीथीन रख देते हो तो वो 10 साल बाद वैसी की वैसी ही रखी मिलेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं पॉलीथीन में। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट मिक रिसाव की घटना हुई थी। जो भोपाल गैस त्रासदी है यह कब हुई थी? 2 दिसंबर 1982, 3 दिसंबर 1985, 3 दिसंबर 1984। यही आपका इसका राइट आंसर है। ठीक है, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और डेट थी इसकी 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को यह भोपाल गैस त्रासदी हुई थी जहां पे मिथाइल आइसोसाइनाइड का गैस का रिसाव हो गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये अभी चर्चा में रहा है, ये क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि जो भोपाल का त्रासदी है इसका भी कचरा जो है अभी इसी दिसंबर में हटाया गया है और इसका जो कचरा है वो वहां से जो कंपनी थी वहां से हटाया गया है, तो इसको दूसरी जगह पीथमपुर ले जाया गया है। तो याद रखिएगा अभी ये चर्चा में है बहुत ज्यादा, यहाँ से ये क्वेश्चन बनने की संभावना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सारा कुछ इसके बारे में जरूर देख लीजिएगा, एक बार पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न है, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। चेरनोबिल ये भी उसी से संबंधित है, नाभिकीय दुर्घटना है, भूकंप, बाढ़, अम्लीय वर्षा, इनमें से कोई नहीं। तो ये चेरनोबिल जो दुर्घटना है ये नाभिकीय दुर्घटना होती है और इसका चेरनोबिल जो दुर्घटना है इसका भी संबंध किससे है? भोपाल गैस त्रासदी से है। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी से है, याद रखिएगा। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको जरूर ये क्वेश्चन बनना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, जैव उपचारण बायो रेमिडिएशन से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले जो टॉक्सिक पदार्थों का निष्कासन, ये होता है जैव उपचारण, इसी से तात्पर्य है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यूरो नॉर्म्स स्वचालित वाहनों में से एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। यह गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन या मीथेन? याद रखिएगा CO2 CO, यहाँ पे CO इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो स्वचालित वाहन होते हैं उनमें उत्सर्जन की मात्रा सबसे अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड की रहती है और जो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? अध जला हुआ धुआं। आपने देखा होगा कि जो जब पेट्रोल जलता है तो पूरी मात्रा में तो जलता नहीं, तो उससे कुछ धुआं निकलता है और वही धुआं क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहन निर्यातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक कौन सा है? अविषालु धातु प्रदूषक कॉपर, लेड, कैडमियम, मरकरी। ये हो जाएगा अविषालु धातु प्रदूषक, यह हो जाएगा लेड। इसका प्रतीक होता है Pb और लैटिन भाषा में इसको बोलते हैं प्लम्बम। Pb को प्लम्बम बोलते हैं और उसी लैटिन भाषा के से ही Pb इसका सूचक रखा गया है, प्रतीक रखा गया है। और इसका लेड जो है धातु प्रदूषक के रूप में जो मिलाया जाता है पेट्रोल्स में, डीजल में, इन सब में मिलाया जाता है, जो कि वाहन में ईंधन का कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे देखिएगा, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? मान लीजिए कोई पीने का पानी है और उसको शुद्ध करना है, उसके लिए किस गैस का उपयोग में लाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग पीने को पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस मिलाते हैं, इसका प्रतीक होता है Cl। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है क्लोरीन का, बताइएगा। ठीक है, और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक भार, दोनों चीज लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? एजेंडा 21 के बारे में पूछा गया है कि कौन सी इसकी सही परिभाषा हो सकती है। यह मानवाधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की कार्य योजना है। इसमें सही परिभाषा की बात की गई, यह नहीं होगा। यह नाभिकीय निरस्त्रीकरण पर 21 अध्यायों की पुस्तक है, यह भी गलत है। यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है, ये कथन एकदम सही है।
यह दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की आगामी बैठक में अध्यक्ष के चुनाव हेतु एजेंडा है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह 21वीं सदी में जो विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया गया था पहली बार? पर्यावरण संरक्षण, विश्व पर्यावरण संरक्षण कब मनाया जाता है? पहली बार कब मनाया गया था? 1986 में। याद रखिएगा 1986 में विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, और विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? इससे दो बार इससे क्वेश्चन आपके टीआरई में पूछा गया है। मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू होता है? 1937, 1952, 1957 या 1965? याद रखिएगा एग मार्क एक्ट 1937 में भारत में लागू हुआ था। एग मार्क का मतलब क्या होता है? तो एग मार्क ऐसा प्रतीक होता है, ऐसा सूचक होता है जो कि बताता है सामान की गुणवत्ता के लिए। तो एग मार्क दिया जाता है गुणवत्ता के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तीसरे शोध केंद्र का नाम क्या है? भारती, स्वागतम, हिंदुस्तान या मैत्री? याद रखिएगा अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है भारती, और इसके दो और हैं, मैं उनके बारे में भी आपसे बातें करेंगे। यहाँ पे देखा थोड़ा सा आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। पहला अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे वो है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना वर्ष 1983-84 में की गई थी। भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना वर्ष 1988-89 में की थी, और अंटार्कटिका में भारत का तृतीय अनुसंधान केंद्र भारती है। भारती की स्थापना 2012 में की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। तो हमारे दक्षिण जो आपका अंटार्कटिक है, अंटार्कटिका में याद रखेंगे तीन अनुसंधान केंद्र हैं। पहला दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है आपका मैत्री और तीसरा है भारती। तीनों आपको याद रखना है। पहले की दक्षिण गंगोत्री 1983-84 में स्थापित की गई, 1988-89 में मैत्री को स्थापित किया गया और 2012 में भारती को स्थापित किया गया है अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न, उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, हमारे द्वारा समझाया जा रहा जो हमारा प्रयास है अच्छा लगेगा तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और एक मोटिवेशन मिलता है आपके सामने क्लास लेकर के आने का। देखिए मैं थोड़ा सा आपको बताया है भी कि किस प्रॉब्लम में है, फिर भी आपके लिए वीडियो लेकर के आए ताकि कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में जाएंगे और कुछ क्वेश्चन आपको तैयार होंगे तो आपका जो तैयारी है उसमें बेनिफिट मिलेगा आपको। उम्मीद है आप लोग समझेंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी अवस्थित है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके इस बार बीपीएससी टीआरई में पूछे जाएंगे और हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। मैंने जितनी भी क्लासेस बताई हैं अभी तक 8वीं क्लास है, 7 क्लासेस पीछे करवाई हैं और सभी में बताया है कि हर क्लास से 2 या 3 क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था, जबकि वो बीपीएससी टीआरई के क्वेश्चन नहीं, लेकिन यहाँ से वो क्वेश्चन पूछे गए हैं बाद में। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन बताता भी हूँ बार बार। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी अवस्थित है अहमदाबाद में, बेंगलुरु में, हैदराबाद या जोधपुर। तो यह काजरी जो है आपका केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। जोधपुर कहाँ है? यह आपका राजस्थान में है, याद रखिएगा जोधपुर आपका राजस्थान में है। सेंट्रल एरिड जोन, सेंट्रल एरिड जोन CAG इसको बोलते हैं CAG, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ स्थित है? CAZRI याद रखिएगा। तो सेंट्रल एरिड जोन काजरी इसको भी आप बोल सकते हैं काजरी, और यह आपको कहाँ स्थित है? तो यह भी आपका जोधपुर में स्थित है। उसी के बारे में फिर से पूछा गया है, सेंट्रल और एरिड जोन यहाँ पे ऊपर हिंदी में लिखा था और यहाँ पे इंग्लिश में पूछ लिया गया है। देखिए यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस में 2008 में पूछा गया था, फिर दोबारा 2010 में पूछा गया है, मतलब सेम क्वेश्चन दोबारा से पूछ लिया गया है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यह आपका जोधपुर राजस्थान में स्थित है और इसी को बोलते हैं काजरी। ठीक है, इसको भी काजरी ही बोलते हैं, सेम क्वेश्चन है, बस हिंदी इंग्लिश में कर दिया है। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित कहाँ है? ये बताना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? यह नई दिल्ली में स्थित है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है। जो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है, इसका आधार क्या होता है ये बताना है। पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान, वनारोपण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान नहीं, पर्यावरण के क्षेत्र में अगर सार्थक योगदान आप लोग करते हैं तो उसके लिए आपको इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाएगा। यह इसका आधार होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो याद रखिएगा, यह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। और बोरलॉग जो है, बोरलॉग कौन थे? ये नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। और क्योंकि जो कृषि क्रांति या एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के जो फाउंडर हैं या जो मतलब जनक कहे जाते हैं वो नॉर्मन बोरलॉग थे। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। और इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। याद रखेंगे, नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? टायलर पुरस्कार की बात करेंगे, किस क्षेत्र में यह प्रदान किया जाता है? नाटक, महिलाओं का अधिकार, बच्चों का अधिकार, पर्यावरण सुरक्षा। यह पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है टायलर पुरस्कार, और यह पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। अगला प्रश्न है, ग्लोबल 500। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई भी आपका एक सिंगल प्रश्न भी नहीं यहाँ से छूटेगा। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए नहीं, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए यह भी नहीं होगा, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी आपके लिए लेकर के आए हैं, एक बार देख लीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस यह कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अगला प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है अक्टूबर का प्रथम सोमवार। जो अक्टूबर मंथ का पहला सोमवार होता है उस दिन क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावास दिवस। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। और पहली बार कब मनाया गया था? 1987 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नक्सलवादी, या इनमें से कोई नहीं? आप सभी जानते हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। और यह चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्षों के काटने से बचाने के लिए। और मेघा पाटेकर का नाम संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, और यह नर्मदा को संरक्षण के लिए इसका प्रयोग इनका नाम जुड़ा हुआ है। इन्होंने नर्मदा को मतलब कि जो नर्मदा नदी है उसको प्रदूषण से बचाने के लिए इन्होंने अपने कदम उठाए और उसमें अपने प्रयास किए थे। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। यहाँ पे जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है यह कब बना था? यह 2005 में बनाया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? मेगा डाइवर्स देश के रूप में ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। मेगा डाइवर्स ऐसे देशों का समूह होता है जहां पृथ्वी की अधिकांश प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए इन देशों को अत्यधिक जैव विविध माना जाता है। और पर्यावरण से संबंधित अमेरिकी गैर लाभकारी संस्था कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने वर्ष 1998 में 17 मेगा डाइवर्स देशों की पहचान की, और जिनमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका एवं भारत जैसे देश भी शामिल हैं। तो याद रखिएगा, मेगा डाइवर्स जो देश हैं, मेगा डाइवर्स देशों में जो है आपका भारत भी आता है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो याद रखना है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ये सभी देश जो है आपके मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाने जाते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? सुनामी की जो उत्पत्ति होती है यह किसके द्वारा होती है? पृथ्वी की ऊपरी पद्धत के सिकुड़ने से नहीं, चक्रवातों से नहीं, समुद्र के भीतर होने वाले भूकंप से। इसी को सुनामी बोलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुनामी कैसा वह शब्द है? सुनामी जापानी शब्द है, याद रखेंगे। सुनामी आपका जापानी शब्द है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका, कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभिमत है? ये बताना है। ये है MS स्वामीनाथन, और ये यूनेप के द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभिमत है MS स्वामीनाथन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिमयुगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ है? ये बताना है आपको किस युग में हिमानीकृत हुआ था। यह प्लेस्टोसीन हिमयुग में यह हिमानीकृत हुआ था। सी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घासफूस कौन सी है? सबसे अधिक समस्यात्मक जो होती है, समस्यात्मक जलीय घासफूस है, ये कौन सी है? ये है इकोर्निया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इकोर्निया। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसलिए लेकर के आया गया, और इकोर्निया जरूर याद रखिएगा। यह सबसे अधिक समस्यात्मक जलीय घासफूस के अंतर्गत आती है। ठीक है, और साथियों आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को एक बार सभी साथी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हम ज़्यादा नहीं कहते, इस क्लास का टारगेट ओनली 100 लाइक्स है। अगर आप 100 लाइक्स करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए मैं आपके लिए इतनी सारी क्लासेस लेकर के आया हूँ, और उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और अगर देखिए धीरे धीरे से हम लोग हर क्लास में कम से कम 50 से 70 हर क्लास में 50 से 60-70 क्वेश्चन लेकर के आए, और लगभग हमने 8 क्लासेस अभी तक कंप्लीट कर ली हैं। और अगर 50 क्वेश्चन भी मानेंगे तो लगभग हम लोग ईवीएस के 400 प्रश्न अभी तक यहाँ पे हल कर चुके हैं। सभी का मैंने पीडीएफ दे रखा है टेलीग्राम चैनल पे, और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करके सारी क्लासेस के लिंक में वहाँ पे जो आपका पीडीएफ है उनको वहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्लास का भी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो अगेन लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छा लगेगा आपका ये सभी का, जो आप लोग इतना प्यार दिखाते हो, इतना थोड़ा थोड़ा जो छोटे छोटे कमेंट होते हैं आपके, वो दिल जीत लेते हैं। इतना अच्छा लगता है पढ़ करके आप लोगों को, और आपके लिए थोड़ा सा जो हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास है आपके अगर तैयारी में कारगर साबित होगा तो बहुत अच्छा फील होगा। और सारे क्वेश्चन ऐसे ही लेकर के आते रहेंगे। उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।